हेलो एवरीवन, दिस इज महेश गौतम और महेश जी की बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के बेसिक क्वेश्चंस जो कि नीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और ऐसा देखा गया है हर साल एंजाइम्स से एक क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम एंजाइम्स के बेसिक क्वेश्चंस। सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोस्टली एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। मोस्टली एंजाइम्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। सम न्यूक्लिक एसिड बिहेव लाइक एंजाइम्स आर नोन एज। ऐसे न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम्स की तरह काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम। याद रखना है, बच्चों वाली बातें हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ एंजाइम इज। एंजाइम की स्ट्रक्चर मोस्टली कैसी होती है? टर्शरी एंड ग्लोब्यूलर। देखो, ये तो हमें पता है कि मोस्टली एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन कई टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जो टर्शरी प्रोटीन होती है वही एंजाइम्स बनाती है और इसकी जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो कैसी हो जाती है? ग्लोब्यूलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एंजाइम हैव मैक्सिमम टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पर कोई भी एंजाइम कितने सबस्ट्रेट मोलिक्यूल को कितने प्रोडक्ट मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, उसी को बोलते हैं हम टर्न ओवर नंबर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो टर्न ओवर नंबर होता है वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, जो कितना होता है? 6 लाख पर सेकेंड। मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक सेकेंड में 6 लाख सबस्ट्रेट को 6 लाख प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एंजाइम्स एक्सिलरेट द रिएक्शन रेट अबाउट। एंजाइम क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। कितना टाइम बढ़ा देगा? 10 मिलियन टाइम। कितना टाइम? 10 मिलियन टाइम। हाँ, एक और बात बोलूँगा यहाँ पर, जो एंजाइम है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अगर मैं ये वाली बात बोलूँ कि अगर हमने किसी भी रिएक्शन में एंजाइम का यूज़ नहीं किया तो क्या रिएक्शन होगी? हाँ, हो सकती है, लेकिन उसको टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम का क्या रोल है कि किसी भी रिएक्शन को तेज करवाना, मतलब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना। और कितनी कर सकती है? लगभग अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। बढ़ते हैं आगे। सामने लिखा हुआ है, इन द रिएक्शन प्रोडक्ट इज एट ए लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे जिसमें प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल है वो तो है कम और सबस्ट्रेट का है ज़्यादा, तो इस तरह की रिएक्शन को बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि एनसीईआरटी के एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो ग्राफ है वहाँ पर इसको बताया गया है। अगर मैं इसी को अपोजिट करके बोलूँ कि प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा है सबस्ट्रेट से, तब इस तरह की रिएक्शन को हम नाम देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज नोन एज। देखो, एंजाइम दो टाइप के होंगे, सिंपल एंजाइम और एक कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम। सिंपल एंजाइम जो होते हैं वो पूरा प्रोटीन पार्ट है, उसको एक्टिवेट करने के लिए किसी भी कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम दो पार्ट का होता है। एक तो होता है प्रोटीन पार्ट जिसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, और उसको एक्टिवेट करने के लिए जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं कोफैक्टर। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज नोन एज। उसको हम क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट को। ठीक है, और जब प्रोटीन पार्ट से कोई नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होगा तभी एंजाइम काम करेगा, तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम नाम देंगे कोफैक्टर। अगले क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज नोन एज। उसको हम क्या नाम देंगे? कोफैक्टर। बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर कितने टाइप के होते हैं? तो कोफैक्टर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कोएंजाइम, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप और तीसरा होता है मेटल आयन। अब इन तीनों को समझते हैं हम। देखो, मैंने बोला था कि एंजाइम, कौन सा एंजाइम? कॉन्जुगेटेड या होलो एंजाइम, उसको एक्टिवेट करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट होना ज़रूरी है। उसी की प्रेजेंस में एंजाइम एक्टिवेट होगा और अपना काम करेगा। ठीक है, बाहर से आवाज़ आ रही है, इग्नोर कीजिएगा। अब जो कोफैक्टर होते हैं ना, वो 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होगा कोएंजाइम, एक होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक होगा मेटल आयन। अब इन तीनों को हम विस्तार से समझेंगे। कोएंजाइम का मतलब होता है जो एंजाइम को एक्टिवेट करने वाला नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कैसा हो?
ऑर्गेनिक हो, लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या हो गई कि वो लूजली मतलब ढीले से अटैच हो, किससे, प्रोटीन पार्ट से, मतलब एंजाइम से, तो उसको हम नाम देंगे कोएंजाइम। ऐसे ही होता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप, यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन क्या है कि वो टाइटली अटैच होगा नॉन प्रोटीन पार्ट, लेकिन वो कैसा हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोबारा मैं समझाऊंगा कोएंजाइम को, लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंजाइम से बाउंड होने वाला जो नॉन प्रोटीन पार्ट हो वो कैसा हो, ऑर्गेनिक हो और लूजली अटैच हो रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे कोएंजाइम। अगर अटैच होने वाला जो भी कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, लेकिन वो कैसा अटैच होगा, टाइटली, तब जाकर वो क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और एक आता है मेटल आयन। मेटल आयन का मतलब हो गया कि जो भी अटैच होने वाला नॉन प्रोटीन पार्ट है वो कैसा अटैच हो, लूजली अटैच हो, लेकिन वो कैसा हो, इनऑर्गेनिक मतलब मेटल हो, तो उसको हम बोलेंगे मेटल आयंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ परऑक्सीडेज एंड कैटालेज। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा है, इसके आने के चांस लगभग 80 से 90% हो जाते हैं। तो दोबारा रिपीट करूंगा क्वेश्चन को, व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ परऑक्सीडेज एंड कैटालेज। दो तरह के एंजाइम है, परऑक्सीडेज और कैटालेज, इनका कोफैक्टर क्या है, तो इसका कोफैक्टर है हीम, मतलब आयरन। बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। यहाँ पर एक तो ये बात याद रखनी है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कौन सा एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए जो कोफैक्टर होता है वो कौन होता है, जिंक। ये बात याद रखनी है। तो आज हमने पढ़ा या डिस्कस किया एंजाइम के क्वेश्चंस। ये था पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने कमेंट करके बताया कि अगला वीडियो लाना है पार्ट 2, तो एंजाइम के क्वेश्चंस का पार्ट 2 जरूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू।